आइए बच्चा पार्टी, हमें करना है आज लिबरलाइजेशन स्टार्ट। लिबरलाइजेशन, देखो कुछ पिक्चर्स आएंगे, पहले आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, ठीक है। ये कनेक्ट नहीं, ये कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बस ऐसी है लिबरलाइजेशन, ठीक है बच्चों। लिबरलाइजेशन क्या मतलब होता है? लिबरलाइजेशन का सामने देख सकते हो, इसका मतलब रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। कोई आ नहीं रहा है, आ नहीं पा रहा है, वो भी हटाया कि अब आ सकता है तो, और दूसरा जो है वो भी ग्रो नहीं कर पा रहा, उसको भी थोड़ा चेंज किया गया। जो आ नहीं पा रहा है उसको भी लाया गया, और जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में है जो ग्रो नहीं कर पा रहा तो उसमें भी कुछ चेंज किया गया। द प्राइवेट सेक्टर, किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझको बोला जा रहा कि नहीं नहीं तुम्हें एक नया अगर ब्रांच ओपन करना है अपने बिजनेस का तो क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। तो उस पर थोड़ा चेंज किया गया। दूसरा, और मैं मुझसे कहा गया कि तुम नहीं आ सकते हमारी इस इंडस्ट्री में, तुम शिपिंग इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, तुम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। याद है सिर्फ कौन सी कंपनी थी? एयर इंडिया कंपनी थी 1991 तक। 1991 तक सिर्फ एयर इंडिया कंपनी थी, वो सरकारी कंपनी थी। जो आज गवर्नमेंट ने किसी को बेच दिया है उसी को बेचा जो जिसकी थी वो। 1951 से पहले वो किसी कंपनी थी? टाटा कंपनी थी। और अभी 2-3 साल पहले किसको बेच दिया वापस? उसने टाटा को ही बेच दिया, ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम कौन कौन से सेक्टर्स में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। क्या इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन है? प्राइवेट कंपनी आती हैं, बिल्कुल। तो इनके अंदर पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या बदलाव हुआ। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब जितने बैंक होते हैं, जितने भी लोन देने वाली कंपनियां होती है ना, इनके सेक्टर पढ़ेंगे कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किया। फिर हम पढ़ेंगे टैक्सेस को लेकर गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किया। देखो आगे क्या लग रहा है, सब रिफॉर्म्स लग रहे हैं ना, और ये सब लिबरलाइजेशन के अंदर आते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, आपको याद है 2 हफ्ते का पैसा बचा था तो उसको तो इंप्रूव करना ही था ना, तो गवर्नमेंट ने इसमें भी कुछ बदलाव किया, ठीक है। और लास्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो पॉलिसी पहले लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, उस पॉलिसी में क्या करा गया? बदलाव किया गया। समझ में आया बच्चों? देखो इसके अंदर ही प्राइवेटाइजेशन है, इसके अंदर ही प्राइवेटाइजेशन है, और लास्ट इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन है, लास्ट के अंदर। तो मैं जब इसको पढ़ाऊंगा ना तो आपको प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दिखाऊंगा कहां पर है, और फिर अलग भी पढ़ाऊंगा, अलग टॉपिक है ना वो हमारा प्राइवेट ग्लोबल, इसमें भी दिखाऊंगा कि मैंने कहा था लिबरलाइजेशन के अंदर ही दोनों आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बताओ गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर में रिफॉर्म किया लिबरलाइजेशन के अंदर? क्या होता है लिबरलाइजेशन में? आ गया प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री में जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको थोड़ा चेंज किया गया, और जो एंट्री थी ऑलरेडी उनको ग्रोथ नहीं हो पा रही थी उसको लेकर थोड़ा चेंज किया गया। किस किस सेक्टर में? एक बार पढ़ लो। पता ना इंडस्ट्रीज आपको याद है? सेकंड कैटेगरी याद है? सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट भी याद है, सेकंड कैटेगरी याद है? फर्स्ट कैटेगरी में कितने इंडस्ट्री थे गवर्नमेंट के पास? 17 इंडस्ट्री। उस पर भी गवर्नमेंट कुछ चेंज किया। और दूसरी कैटेगरी में क्या था कि तुम बनाओ क्वांटिटी और प्राइस हम डिसाइड करेंगे। तो ये सारे इंडस्ट्री थे ना, इन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया है। फिर दूसरे में किसमें चेंज किया? पता है फाइनेंस सेक्टर क्या होता है? पता है फाइनेंस सेक्टर क्या होता है? फाइनेंस सेक्टर मतलब ऐसे कंपनी जो पैसों का लेन देन करती हैं, जहां फाइनेंस सेक्टर पे पूरी तरह कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था बच्चों, गवर्नमेंट का। लेकिन एक बात बताऊं, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। फॉर एग्जाम्पल 1991 से पहले जितने बैंक वगैरह थे वो सब सरकारी बैंक थे। लेकिन पता है आईसीआईसी और एचडीएफसी ये सब आ चुके थे 1991 से पहले, पर ये बैंक नहीं हुआ करते थे। जैसे आज है ना बजाज फाइनेंस, सुना है बजाज फाइनेंस? जो क्या करता है? किस्तें प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, फोन खरीद लो, आप क्या खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, पता है ना। ऐसे ये भी कंपनियां थी पर ये प्राइवेट कंपनी थी। क्या प्राइवेट कंपनी नहीं थी तो उस टाइम पे? सेकंड कैटेगरी में क्या डाला गया था कि तुम करो कंट्रोल हमारा रहेगा। तो ये सब सेकंड कैटेगरी में थे उस टाइम पे। पर बैंक नहीं बन सकते क्योंकि बैंक के सेक्टर में कौन था? सिर्फ गवर्नमेंट। समझ में आया? 1991 के बाद ये सारे कंपनी क्या बने? बाद में जाके बैंक बन गए, प्राइवेट बैंक बन गए। समझ में आया? ये सब कहां पढ़ने वाले हम? फाइनेंस सेक्टर में। फिर टैक्सेस को लेकर गवर्नमेंट को आपको पता था, मैंने गवर्नमेंट टैक्स भी निकाल नहीं पाई लोगों से, इतना मैनेजमेंट खराब था। तो गवर्नमेंट टैक्स को लेकर थोड़ा सा चेंज किया कुछ। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, गवर्नमेंट वाली इतना कम पैसा हो गया था उसको भी थोड़ा बदलाव करना था, उसमें भी कुछ। और उसके बाद
बिजनेस को लेकर, और बाहर के लोग इन्वेस्ट हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा था ना ये भी आ सकता है बैंक खोलने, तो उसके लिए उसको लेकर पहले रिस्ट्रिक्शन था, बाद में क्या करा गया, चेंज करा गया, क्योंकि कहां से आया, अमेरिका से हमारे यहाँ बिजनेस करने, तो उसको लेकर चेंज किया। वो सब कहां पढ़ेंगे हम, इसके अंदर पढ़ेंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। समझ में आया? तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चे, पहला रिफॉर्म क्या है बताना, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो पढ़ो क्या लिखा है, अरे ऊपर पढ़ो, बताओ। आईपीआर में पढ़ा था, लाइसेंस सिस्टम लेके आए थे। अब हम क्या कर दिया, हमने लाइसेंस सिस्टम हटा दिया, हटाया, ये हटाया हो तो क्या लिखा होता, रिमूवल लिखा होता, क्या लिखा होता, पर हटाया, कम करा गया। हाँ आज भी लाइसेंस सिस्टम है, लेकिन आज लाइसेंस वही लेगा बिजनेस करने के लिए जो थोड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट बनाता होगा, जो कंज्यूमर के फूड वाला बनाता होगा, और जिसके बिजनेस में थोड़ा सा भी केमिकल यूज हो रहा है, कोई भी केमिकल यूज कर रहा है अपने बिजनेस में कुछ बनाने के लिए, उसको भी क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। अगर आप कोई फूड चीज बना, कोई फूड खाने पीने बना रहे हो तो लाइसेंस चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में थोड़ा सा भी कोई केमिकल यूज कर रहे हो जो इन्वायरमेंट सेंसिटिव प्रोडक्ट है, उसके लाइसेंस चाहिए, बाकी किसी लाइसेंस नहीं चाहिए। बस क्या करो, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाओ और बिजनेस चलाओ। समझ में आया? जैसे होटल वगैरह को जो होते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह, क्या बोलते हैं, तो उन पर लाइसेंस है क्या, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं, वो फूड बना रहे हैं, वो कंजप्शन के लिए खाना बना रहे हैं, उनको लाइसेंस जरूरत है। सेंसिटिव चीज है, थोड़ा सा खराब हो गया तो इंसान खत्म, ठीक है। और जैसे मान लो आप स्विचेस बना रही हो, स्विचेस, इस स्विचेस के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, क्योंकि इसमें ये केमिकल से बनता है, केमिकल यूज होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो एक एनवायरमेंट सेंसिटिव प्रोडक्ट है, उसको पिघला के उसे फिर डाई में रख के उसे स्विच बनाया जाता है, तो इसके लिए चाहिए लाइसेंस चाहिए। लेकिन कोचिंग चलाने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। हम क्या यहाँ पे कुछ मार थोड़ा दें किसी को, थोड़ा बहुत पीट देते हैं वो सही राह दिखाने के लिए, क्यों, लेकिन मारते थोड़ा ना हम किसी को है? चलो तो चल, लाइसेंस सिस्टम को हटाया नहीं, क्या करा गया, रिड्यूस किया गया। देखो, अ न्यू पॉलिसी ओबलाइज मतलब हटाना, इंडस लाइसेंस फॉर ऑल द प्रोजेक्टेड एक्सेप्ट, सारे हर चीज हटाया, लेकिन फॉर द शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री से, अच्छा इन पे रखा गया, लिकर, डिफेंस इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इन सब पे लाइसेंस सिस्टम आज भी है, बाकी चीज पे लाइसेंस सिस्टम नहीं है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके आगे। अच्छा दूसरा क्या लाया गया बच्चों, 17 इंडस्ट्री याद है, 17 इंडस्ट्री जिसपे प्राइवेट सेक्टर घुस भी नहीं सकता। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो हम तो है ही हैं, साथ साथ तुम भी आ जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा पता है, लोग कितने जाएंगे, अब प्राइवेट कंपनी तरफ जाएंगे और सरकारी तरफ कम जाएंगे। सरकार का काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, और बर्डन कम होगा तो काम दूसरे सेक्टर में ज्यादा अच्छे से करेगी, है ना। तो यही है बच्चों प्राइवेटाइजेशन। मैंने कहा था ना, लिबरेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन आएगा ही आएगा, ये प्राइवेटाइजेशन ही तो है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना रोल कम कर रही है। क्या लिखा है देखो इसमें, ऑन द स्ट्रिकिंग फीचर वाज द substantive reduction in the role of the other public sector in the future industrial development of country। कंट्री को कंट्री डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना रोल थोड़ा कम किया। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिवली जो रिजर्व था किसके पास, कितने थे वो कितने पे आ गए, बस 17 से 3 पे आ गए। मतलब इन 3 पे आज भी तुम घुस नहीं सकते। वो 3 कौन कौन से हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, वैसे तो इसमें अब प्राइवेट कंपनी बनाना शुरू कर दिया है। एटॉमिक एनर्जी में आज भी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और रेलवे ट्रांसपोर्ट में आज भी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। बाकी 17 में से 3 हो गए, 14 में कौन है, 14 में आज भी गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है। अब तुम कहो भैया एयरक्राफ्ट में एक भी कंपनी नहीं है सरकार की, क्योंकि एयर इंडिया था वो बिक गया, नहीं है एक भी कंपनी, लेकिन पॉलिसी आज भी गवर्नमेंट के ही होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की ही पॉलिसी आज भी रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है। तो देखा, इसे क्या बोलेंगे हम, लिबरलाइजेशन के साथ साथ लिबरलाइजेशन है नहीं है, प्राइवेट कंपनी को मौका मिल रहा है ना कमाने का, साथ साथ क्या है ये प्राइवेटाइजेशन भी है, ठीक है। किसमें आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया ये इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने बोला आओ तुम भी इस इंडस्ट्री में आ जाओ, तुम भी कमाओ, ठीक है। तीसरा क्या है, फ्री फ्रॉम एमआरटीपी, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक्चुअल में यही वो ऑर्गेनाइजेशन था जो लोगों को क्या देता था, लाइसेंस देता था, लेकिन लाइसेंस सिस्टम को बहुत कम कर दिया गया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। जो 1969 में आया था ये एक्ट, और बाद में इसको पूरी तरह हटा दिया गया, क्योंकि अभी किसी काम का नहीं है।
लाइसेंस थोड़े बहुत चीजों पे तो लगता है अब, तो इसलिए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन रखना काम नहीं है, तो इससे बंद कर दिया गया इसको। तो इससे फ्रीडम मिल गई है लोगों को कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस लेना पड़ता था, अब ये ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। ठीक है, अब ये नाम है इसका फुल फॉर्म MRTP का, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, आ सकता है MCU में। ठीक है, ओ ये तो बहुत बड़ा हो गया, चलो। और लास्ट अभी तुम पढ़ रहे हो ना शेयर कैपिटल, अब तुम सेकंड बुक और थर्ड बुक जो पढ़ रहे हो वो कंपनी पढ़ रहे हो। कंपनी का एक्ट कौन सा, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1934 पढ़ रहे हो। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट ऐसी कंपनी का अलग एक्ट है, लेकिन कंपनी का एक्ट एक्चुअल में कब था, IPR के साथ आया था, IPR के साथ 1956 में आया था, IPR के साथ आया था कंपनी का एक्ट। ठीक है, कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन किस में चलेंगे, ये तो पढ़ते हैं ना, 90% शेयर बिकने चाहिए हमेशा, कुछ भी हो जाए तभी कंपनी बनेगी, पब्लिक कंपनी बनेगी। ये सब 1956 के अकॉर्डिंग था सब कुछ, लेकिन 1956 का जो एक्ट है वो चेंज होकर अब कौन सा आ गया है, 2013। अब हम पढ़ के रहे हैं चैप्टर सिंस 1991 से। क्या सारे बदलाव 1991 में हुए थे, अभी भी हो रहे हैं ना। GST पता कब आया, 2015 में, 16 में GST कब आया, 17 में, एक बार सर्च करना GST कब आया। अब बताओ, GST भी तो एक टैक्स रिफॉर्म है, पढ़ेंगे अभी हम GST कब आया, एक बार सर्च कर लो, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। चलो, अब इसके बाद इंडिया सेक्टर में एक और चीज क्या है, मेक इन इंडिया, ये भी कब आया, 2014 में, 17 में आया। ठीक है, GST जो हम टैक्स रिफॉर्म में पढ़ेंगे अभी। 2014 में क्या है, मेक इन इंडिया, क्या होता है मेक इन इंडिया में, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि आप बाहर से ना खरीदते, क्या करें, यहाँ पे इंपोर्ट सब्सिडी आता है, इंपोर्ट सब्सिडी बताया था, बाहर से ना खरीदते, कहां बनाए, यहाँ पे। तो उसी का इनिशिएटिव है इसके अंदर, बाहर के लोगों को बोला गया कि अब हमारे यहाँ पे आके इंडस्ट्री ओपन करिए, हमारे यहाँ बनाइए, इससे हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज और ग्रो होंगी। ठीक बेटा, और इसमें न्यू प्रोसेस होगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, न्यू सेक्टर्स ओपन होंगे और एक नया माइंडसेट से बिजनेस होगा, ये सब इसमें बता दिया गया था। चलिए बच्चे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आपका फिनिश। दूसरा क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या चेंजेस हुए, क्या आप सेक्टर का मतलब समझ पा रहे हो, इस सेक्टर में क्या क्या होता है, वो बैंकिंग भी आता है इसके अंदर, वो सारे इंस्टीट्यूट भी आते हैं जो लोन देते हैं, वो सारी कंपनी भी आती हैं, और बैंक भी आते हैं, सभी इसी में आते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को लेकर गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रेशन लगा रखे थे उसमें क्या चेंजेस हुआ है, आओ देखते हैं। सबसे पहला चेंज पहले तो पढ़ लेते, क्या आता है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, क्या क्या आते हैं, सारे इंस्टीट्यूट जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो भी, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं वो भी, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी। फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया कंट्रोल कौन करता है, ये तो बताइए आपको, कौन, सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव किया। सबसे पहले क्या बदलाव किया, थोड़ा तेज, RBI का रोल था पहले कंट्रोल करना, हर चीज कंट्रोल करती थी वो। मान लो मैं RBI हूं और तुम सारे सरकारी बैंक को दूसरे, तो तुमको कंट्रोल करना है, तुम्हें कोई भी ब्रांच ओपन नहीं करने दूंगा मैं, मेरे पास आओगे परमिशन लोगे तभी एक नई ब्रांच ओपन कर सकते हो। हर एक से एक रुपए पे कंट्रोल करना था मुझे। तुम लोगों को कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हो वो भी कौन बताता था, अब नहीं है ऐसा। तुम देखो, तुम मेरे से लोन लोगे उस पर क्या इंटरेस्ट रहेगा, रेपो रेट, रिवर्स बैंक रेट, ये सब तो मेरा कंट्रोल है लेकिन तुम लोगों को जो लोन दोगे उस पर क्या इंटरेस्ट लोगे वो सब मेरा कंट्रोल नहीं है। ये 1991 के बाद चेंज हुआ है, क्योंकि RBI ने अपना रोल क्या कर लिया, अब चेंज कर लिया, क्योंकि पहले तो कंट्रोलर करता था, अब बाद में वो बन गया फैसिलिटेटर। ठीक है, तो RBI पहले क्या करता था, रेगुलेटर था पूरे फाइनेंशियल मार्केट का, बाद में क्या बन गया वो फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंस सेक्टर। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंस सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर। आप सब लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट के अब खुद डिसीजन ले सकते हो बहुत सारे मैटर्स पर बिना RBI के कंसल्टिंग के। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन अपना पता चल जाएगी उसको, क्या कर रहे हो तुम, सब पता चल जाता है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ, क्या मतलब हो सकता है बताया था मैंने, 1991 से पहले एक भी प्राइवेट बैंक नहीं होते थे। तो प्राइवेट बैंक कब आए हमारे इंडिया में, सारे 1991 के बाद ही आए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव था कि मुझे एक सारे प्राइवेट बैंक जो आए कब आए हैं, 1991 के बाद। तो आप जब देखोगे ना, सर्च करोगे कि सबसे पहला बैंक कौन सा है प्राइवेट बैंक इंडिया में, तो 1995 दिखाएगा, इंडसइंड बैंक का नाम। ठीक है, इंडसइंड बैंक का नाम दिखाएगा 1995। 1995 कब आता है, 1991 के बाद तो आता है। लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूट पहले आ चुके थे 1991 से पहले, और ये सिर्फ क्या थे, सिर्फ एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट थे, बस बैंक नहीं थे ये सब। ठीक है, और देखो ये सारे एग्जांपल हैं, ये सब 1991 के बाद ही आए सारे प्राइवेट बैंक। ठीक है,
HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक हैं। सरकारी हो या प्राइवेट बैंक हो, सबका कंट्रोल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के पास है रेगुलर। हाँ, इतना कैपिटल है कि मेरे इतने ब्रांचेस होंगे, है ना। द रिफॉर्म्स पॉलिसीज लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। इस पॉलिसी में जो रिफॉर्म पॉलिसी लाएगी, इसमें यह भी स्टैब्लिश किया गया कि प्राइवेट बैंक भी अपना बैंक खोल सकते हैं, इंडिया एज वेल एज फॉरेन। इंडिया वाले भी, और मैं खोल सकता हूं, और आदित्य भी खोल सकता है। आदित्य अमेरिका से आया था ना, ठीक है, वो भी खोल सकता है। इंडियन बैंक जैसे ICICI एंड फॉरेन बैंक लाइक जैसे HSBC इंक्रीज द कॉम्पिटिशन। क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज ओपन होंगे तो क्या होगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने से फायदा होता है कस्टमर्स को। जैसे 1991 से पहले सारे सरकारी बैंक जो लोन दे रहे हैं लोगों को, वो मान लो 15% पे दे रहे हैं, तो सबके सब कितने पे दे रहे हैं, 15% पे दे रहे हैं, है ना। तो बंदा जाए तो जाएगा, वो SBI जाए या पंजाब नेशनल बैंक जाए, कहीं भी जाए, उसे सब पे कहां मिल रहा है, 15% मिल रहा है। लेकिन जैसे प्राइवेट बैंक आए और दूसरे भागी प्राइवेट बैंक भी आए, तो प्राइवेट बैंक और ये कर दिया कि तुम कितने पे भी दे दो इंटरेस्ट, तो कोई 15 पे दे रहा है, कोई 14 पे दे रहा है, कोई 12 पे दे रहा है, तो कस्टमर कहां जाएगा, 12 वाले पास जाएगा। जितना कम इंटरेस्ट रेट वही तो फायदा होगा उसको। और जैसे वो 12 पे जाएगा, दूसरा बंदा ही 12 कर देगा, और तीसरे बंदे ने 11 भी करा, तीसरे कंपनी ने 11 भी कर दिया और कुछ अलग से फैसिलिटी दे दी। तो ऐसे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ना, इसमें किसका फायदा हो रहा है, सारा कस्टमर्स का। और जितना ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा बिजनेस के लिए, उतना देश आगे बढ़ेगा, है ना। लोन लेंगे लोग। चलिए, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा और इससे कस्टमर्स का बेनिफिट होगा थ्रू लो इंटरेस्ट रेट एंड बेटर सर्विसेज। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या है, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ। बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे ना, वो जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो लोग इन्वेस्ट कर नहीं पाते, क्योंकि इस पे क्या लगा रखा था हमने, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था। लेकिन पहले ना के बराबर इन्वेस्टमेंट था। बाहर के लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे, वो क्योंकि लगता था यहाँ से क्या कमाएंगे, यार कमाई हो नहीं पाएगी, यहाँ तो बिजनेस खुद का इनका डूबा पड़ा है। बाद में जब इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ तो उस लिमिट को बढ़ाया गया, 51% करा गया, आज 74% है। मतलब किसी भी बैंक, किसी भी इंस्टीट्यूट में बाहर के लोग 1991 में 51%, मतलब आधा पैसा लगा सकते हैं। यू नो शेयर्स, अगर एक कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है और 50,000 शेयर किसी एक बंदे ने खरीद लिए, तो इसका मतलब क्या है, आधा मारी तो वही बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि 51% किसी ने शेयर खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी में, तो आधा मारी तो बन गया। आज कितना % हो गया है, वो 74% लिमिट है। लेकिन अगर मान लो कंपनी खूब बेच ही नहीं रही शेयर, तो खरीद पाएगा वो? बेचने में तो इशू करेंगे तो खरीदेगा वो, सिंपल सी बात है। तो आज सबसे बड़ा बैंक कौन है हमारे इंडिया में, हो सकते हो? इंडिया सबसे बड़ा बैंक कौन है, सबसे वेल्थी बैंक जो है, जहां RBI भी उससे लोन लेता है। इंडिया सबसे बड़ा बैंक इंडिया सबसे बड़ा बैंक कौन है, कौन सी इंस्टीट्यूट है वो? भाई बहुत है यार, हर जगह इसके ब्रांचेस है, हर जगह कहीं भी चले जाओ इसके ब्रांच मिल जाएंगे तुम्हें। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा वेल्थी बैंक है ये। मतलब पिताजी इससे लोन लेते हैं आके, मतलब सेंट्रल बैंक इससे लोन लेता है आके, इतना बड़ा बैंक है ये। हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुम पे पैसा नहीं, जाओ SBI से लोन ले लो। हाँ, तो बच्चों बाहर के इन्वेस्टर अराउंड 51% तक इन्वेस्ट कर सकते थे, अभी इसका 74% हो चुका है। ठीक है, और लास्ट क्या है, ईज एंड एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब वही है, जैसे पहले सरकारी बैंक को भी अलाउ नहीं था अपने ब्रांचेस ओपन करने का, लेकिन अब प्रोसेस इतना इजी कर दिया कि आप बिना मेरे कंसल्टेट के भी आप अपने ब्रांचेस ओपन, बस कुछ कंडीशन होंगी, वो कंडीशन फुलफिल कर लेना अपने आप और फिर ब्रांचेस ओपन कर लेना। ब्रांचेस ओपन करने से फायदा तो होता है, कस्टमर तक आप पहुंच पाओगे जल्दी जल्दी, है ना। कस्टमर तक पहुंच पाओगे, कस्टमर आप तक पहुंच पाएगा। नहीं तो आप बहुत बड़े एरिया में एक ही ब्रांच रखोगे तो आपके बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, है ना। आप सभी कस्टमर से पहुंच नहीं पाओगे, बात नहीं सुन पाओगे उनकी, तो वही चीज है सारी। चलिए, और बस अभी हम थर्ड पॉइंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे या नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्या कर लेते हैं। टैक्स रिफॉर्म 2-3 पॉइंट है इसमें। टैक्स रिफॉर्म टैक्स में रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसको ठीक किया गया। आपको जैसे बताया था ना मैंने, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट टैक्स का पैसा भी निकाल नहीं पा रही लोगों से, तो कहीं ना कहीं क्यों निकाल नहीं पा रही, तो क्या प्रॉब्लम थी और उसको सॉल्व कैसे किया गया,
आओ देखो, सबसे पहले टैक्स क्या होता है? टैक्स एक वो टैक्स रिफॉर्म में था, मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है किस पे? पब्लिक पे लगाती है, इंस्टीट्यूट पे लगाती है। तो टैक्स रिफॉर्म रेफर्स टू रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिंग नोन एज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे हम भी, अभी हम वैसे पढ़ चुके हैं किसके अंदर, जो कौन सा चैप्टर था वो, 10 चैप्टर था ना, जिसमें वो पढ़ा था हमने एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड में। जब ज्यादा एक्सेस डिमांड हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चे कम कर देती है और टैक्स रेट को बढ़ा देती है। तो वही इस किसमें था? वो फिस्कल पॉलिसी में था। और आरबीआई करे तो मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी लेके आती है। टैक्स कितने तरह के होते हैं? डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम बताओ कोई। टोल टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल सही। और बताओ, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पे लगा दे वही देगा। हाउस टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले चलता था वैट, अब चलता है हमारे देश में जीएसटी। बोला था जीएसटी पता करो, अब क्या चल रहा है हमारे देश में? जीएसटी चल रहा है। जीएसटी क्या होता है? गवर्नमेंट लगाती है क्वांटिटी पे, किस पे? जो प्रोडक्शन कर रहा है, और जो और वो हम पे लगा देता है। तो पे हम कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, पहले उसको फिर वो देता है गवर्नमेंट को। समझ में आया? तो इसलिए बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स। अब रिफॉर्म्स क्या हुई तो देखो क्या कर दिए गए? टैक्स रेट कम कर दिए गए। इसके पीछे जाम मुश्किल लगे ताकि लोगों को सस्ता लगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी 10 लाख इनकम है और गवर्नमेंट 3 लाख टैक्स ले जाती है, तो मेरा मन नहीं है गवर्नमेंट को 3 लाख टैक्स देने का, इसलिए मैं बैंक में सेव ही नहीं करूंगा, 10 लाख अपने जेब में रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अरे नहीं 1 लाख टैक्स है बस, तो मैंने कहा चल यार रख लेते हैं, बैंक में सेफ रहेगा, 1 लाख गवर्नमेंट ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जाएगा ना पैसा बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास जाएगा पैसा, जहां जीरो जा रहा था 1 लाख तो जाएगा। गवर्नमेंट ने जाम से टैक्स रेट कम करा ताकि लोग टैक्स भरें। ठीक है, देखो जब आप बैंक ओपन बहुत सारे अकाउंट करवाते हो ना, तो एक ही पैन कार्ड से बनवाओगे। तो जहां बस कोई भी बैंक बस आपको पैन कार्ड नंबर डालेगी, उससे पता चलेगा कितने अकाउंट है आपके, हर अकाउंट में कितने पैसे हैं, तब भी टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसे ना करें, अपनी समझदारी ना दिखाएं ऐसे कि अलग अलग अकाउंट खुलवा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड तो बनेगा एक ही ना, वो सिर्फ आपका पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पता है पैन कार्ड नंबर गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूट डाल सकता है, और इससे पता चल जाएगा कि आपने आखिरी कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं स्कूटी लेने गया था पापा की, तो उन्होंने पैन कार्ड नंबर मांगा। क्यों? हमारे इंडिया में 50,000 से ऊपर कुछ भी खरीद रहे हो आप, कोई बिल बन रहा है आपका 50,000 से ऊपर, तो क्या मांगेंगे वो सामने वाले? पैन नंबर मांगेंगे। क्योंकि तुरंत कोई भी इंस्टीट्यूट से पैन नंबर डालेगा, सरकारी इंस्टीट्यूट, आपकी सारी ट्रांजेक्शन पता चल जाएगी कि आपके कितने अकाउंट्स हैं, कब आपने आखिरी बार 50,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन करी थी। ठीक है, तो लेकिन अगर आप टैक्स के लायबिलिटी में आते हो, टैक्स के अंडर में आते हो, तो आपके पास नोटिस आ जाता है बैंक के थ्रू। मेरे ऊपर नहीं आया अभी तक, सारा कैश में लेन देन करता हूं मैं, सारी फीस कैश में आ जाती है। ऑनलाइन थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत ऑनलाइन आती है, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। मेरे एक सर हैं विवेक भैया, वो कहते हैं तू आईटीआर भर देकर। आईटीआर में ऐसा होता है कि आप टैक्स देने के काबिल भी नहीं हो, तो भी आप गवर्नमेंट से बोल लो देखो हम टैक्स देने आए हैं। आप काबिल नहीं हो तो आप गवर्नमेंट को बोल लो हम कितने ईमानदार हैं कि हम टैक्स देना। अब कटेगा नहीं, बिल्कुल भी जीरो कटेगा, तब भी आप आए हो देने के लिए। तो करा कर वो 500 रुपए लगते हैं उसमें, ये बताने के लिए कि हाँ मैं काबिल, मतलब मैं एक अच्छे नागरिक के तौर पे देना चाहता हूं, लेकिन कटेगा नहीं बिल्कुल भी आपका। इससे ना गवर्नमेंट लेना आप अच्छे बन जाते हो, तभी लोन वोन मिलता है ना आपको, तब अच्छा मिल जाता है। वो भी सुनता नहीं है भैया के में। चलो समझ में आया बच्चों ये? तो इसके पीछे क्या रीजन था, ये समझ में आ गया। दूसरा, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव, क्या लाया गया? जीएसटी। पहले क्या चलता था? वैल्यू एड टैक्स। जीएसटी बहुत अच्छा है पहले से। चाहे आप एक ये वाला प्रोडक्ट कहीं भी खरीदो पूरे इंडिया में, टैक्स रेट सेम रहेगा। पहले हर स्टेट में अलग टैक्स रेट था। ठीक है, आप खाना खाओ किसी भी रेस्टोरेंट में पूरे इंडिया में, तो टैक्स रेट सेम रहेगा। ठीक है, पहले अलग अलग था। समझ में आया? तो ये चीज करा गया। और लास्ट क्या है, इसका लास्ट पॉइंट है बच्चों, क्या लिखा है? टैक्स को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है उसे काफी इजी कर दिया गया। क्योंकि अगर मान लो कोई बंदा टैक्स देना चाहता है और कॉम्प्लेक्स है बहुत कैलकुलेट करना, तो शायद उसका मन ना करेगा हम ना दे रहा, मैंने दे रहा पेमेंट, काफी हार्ड है टैक्स कैलकुलेट करना।
ये काफी उसको इजी करा गया ताकि बंदे का मन करे और पे करे और पैसा आए, तब भी बंदे नहीं देते टैक्स। हम देते तो हैं, जीएसटी देते रहे हैं, कोई भी सामान लाते हैं जीएसटी देते हैं ना, जाने दो, वही टैक्स बहुत है। चलिए बच्चे आज के इतना ही। एक और रिफॉर्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ठीक है।